गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका ईंधन सेल और इसी के साथ है संक्षारण। तो समझते हैं ईंधन सेल क्या होता है। ऐसी गैल्वनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मीथेनॉल, आप चाहो तो इन्हें हिंदी में लिख लेना, ओके, आदि जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं? वो सेल होते हैं, यानी कि वो गैल्वनी सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल आदि जैसे ईंधनों का उपयोग किया जाता है और इनकी जो दहन ऊर्जा होती है ना, उसको डायरेक्ट किस में रूपांतरित कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो वो सेल क्या होते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। सबसे अधिक सफल ईंधन सेल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जो सबसे सफल ईंधन सेल है ना, वो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला सेल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? आपका जल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब पहले इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको इसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आए। तो ये डायग्राम है ईंधन सेल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग कर विद्युत उत्पादन करती है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है? इसमें एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। ये एनोड की वर्किंग कर रहा है और ये कैथोड की, ओके। एनोड देखो यहाँ पे माइनस है और कैथोड यहाँ पर प्लस है। इसलिए मैंने बोला था आप ऐसे याद मत करना एनोड प्लस होता है कैथोड माइनस होता है। आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद रखनी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। मीन्स ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर, और अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है इधर से ऑक्सीजन, और ये जो बीच में चैम्बर है इसमें क्या होता है? आपका जल होता है, ठीक है। अब उसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है? इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। इस रिएक्शन से प्राप्त जल वाष्प को आपने देखा, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिला? जल वाष्प मिला। को संघनित कर, देखो संघनित का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है संकुचित। संकुचित का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संघनित का अर्थ आप ये समझ सकते हो, जल वाष्प जो है ना उसको, उससे जल को बनाना, ठीक है। फिर उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में किया जाता है। जब जल वाष्प को ठंडा कर देते हो तो आप जानते हो ना क्या हो जाता है? उसका जल बन जाता है। तो उसका किया जाता है किसके लिए? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में। सेल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से सांद्र जलीय NOH विलयन में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। सरंध्र कार्बन का मतलब होता है ऐसी कार्बन जिनमें छेद हुए हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पोरस कार्बन, ठीक है। सांद्र जलीय NOH विलयन में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोड में समावेशित किया जाता है। इस सेल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना आपके, उसमें ही समावेशित कर लेते हैं कुछ उत्प्रेरक का, जिसमें आपका प्लेटिनम और पैलेडियम होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस क्या है? एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखी हुई है। एनोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है ना वो OH1 माइनस से रिएक्ट करता है ना। हाइड्रोजन किससे करता है? OH1 माइनस से। तो यहाँ पे क्या होता है? आपको H2O मिलता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि एनोड की रिएक्शन है। नेक्स्ट कैथोड है। कैथोड पर क्या होता है? जो आपका ऑक्सीजन होता है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? 4OH1 माइनस, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है एनोड पर और ये होती है कैथोड पर। अब आपको क्या करना है? नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को जोड़ के। तो जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले क्या करते हैं? कैंसिल आउट। कौन कौन कैंसिल आउट होता है? जो लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सेम होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और भी कुछ है, यहाँ 4 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोक्साइड है, ओके। अब भी कुछ बच रहा है? हाँ जी बच रहा है। क्या बच रहा है? यहाँ पे 2H2 है और यहाँ पे 4H2 है। तो यहाँ से 2H2O से 2 कट जाएंगे और कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? पहले रिएक्टेंट्स को लिखते हैं 2H2 जो कि गैसियस स्टेट में है, प्लस ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे क्या है? O2, ये भी गैस है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2H2O। और आपने ये रिएक्शन खूब पढ़ी हुई है वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तो यही रिएक्शन होती है आपका फ्यूल सेल जो होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, ठीक है। लेकिन एनोड पर ये होती है, कैथोड पर ये होती है। अगर आपको एनोड और कैथोड की भी याद नहीं होती तो आप डायरेक्ट वाली याद कर लेना, ठीक है। और अगर आप एनोड और कैथोड की याद कर लेते हो तो ये ईजिली याद हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन। तो क्या होता है ये? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप बोल सकते हो जब आपकी जो कोई धातु है आप उसको खुले में छोड़ देते हो तो आप देखते हो धीरे धीरे क्या होता है? उस धातु की हानि होती है। हानि का मतलब जैसे लोहा होता है, लोहे पे जंग लगता है ना, तो क्या होता है? इसका मतलब लोहा खराब हो रहा है, तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण, ठीक है।
अब दूसरी लैंग्वेज में देख लेते हैं संक्षारण को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर आदि की उपस्थिति में धातु की सतह पर यौगिक बना लेती हैं, उसको संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो अच्छी लगे वो लिख देना। संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना तो उसके बाद वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है संक्षारण की में कि जो धातु होती है ना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है एवं ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, संक्षारण का रसायन बहुत जटिल है, परंतु इसे मुख्यतः वैद्युत रासायनिक परिघटना माना जा सकता है। ठीक है, लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है। मान लो ये लोहे का टुकड़ा है और उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो एनोड की वर्किंग करेगा। तो एनोड में आप जानते हो ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एनोड की वर्किंग कौन करेगा, आयरन करेगा, क्योंकि आयरन का टुकड़ा लिया है। अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Fe4+ तो ये बनाता नहीं है, तो Fe2+ बनाएगा और 2 इसको आपको बैलेंस करने के लिए लगा देना है। इसलिए लगाया है ताकि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाए। ठीक है, एनोडी स्थल पर फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के माध्यम से संचालन कर धातु के दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये धातु के दूसरे कोने पर पहुंच जाते हैं, कैसे, चलकर। ठीक है, तथा वहाँ H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं और वहाँ पर इसको क्या मिल जाता है, H+ आयन मिल जाता है। उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर कैथोड की रिएक्शन होती है और वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस 4 H+ आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर बना लेता है 2H2O। तो ये आपकी एनोड की रिएक्शन हो गई जो ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि आप जानते हो लोहे का टुकड़ा किसका काम कर रहा है, एनोड का। और नेक्स्ट आपकी कैथोड की है। तो अब आप यहाँ से ना नेट सेल रिएक्शन खुद लिखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे भी। ठीक है, मैंने जंग का सूत्र और लिख दिया है। तो जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, X क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको जलयोजित अणु बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इसके साथ जल के अणु जुड़े हुए हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं और आप इसको बोल सकते हो आयरन का एक जलयोजित अणु है। तो ये आपका जंग का सूत्र होता है, इसको लर्न कर लेना। अब संक्षारण के उदाहरण देख लीजिए क्या है, लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, आपकी संक्षारण के। संक्षारण जब लोहे का होता है तो उस पर जंग लग जाता है, यानी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी पर काले रंग की और तांबे पर हरी रंग की। तो आज के लेक्चर में बस आपके लिए इतना ही है। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है, लेकिन आपका जो एक लेक्चर वैद्युत अपघटन के उत्पाद, तो वो वीडियो मैंने शूट कर ली थी लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अब मुझे दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ेगी। तो वो लेक्चर मैं आपको बाद में भी दे दूँगी। अगर मैं 4th चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ तो वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद रह जाते हैं बस इसके न्यूमेरिकल की वीडियो भी मिल जाएगी, यानी कि आपकी कुल मिला के ये है कि इसकी 2 वीडियो पेंडिंग है। ठीक है, न्यूमेरिकल की हो सकती है अगले लेक्चर में मिल जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर से जितना करा दिया गया है उतना कवर कर लेना। तो यदि बाहर से बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।